अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। चौधरियों की पुरजोर फरमाइश पर वजीर आजम इमरान खान बिलाखिर उनके घर पहुंच गए। क्या अब चौधरियों और इमरान खान के दरमियान बर्फ पिघल गई है? इमरान खान की चौधरियों से क्या बातचीत हुई, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। वजीर आजम इमरान खान लाहौर में शुगर माफिया पर बरस पड़े। पहली दफा तजुर्बा हुआ है कि कैसे मिलकर महंगाई की जाती है। वजीर आजम इमरान खान का इतराफ लाहौर से कब्जा माफिया की चीखें निकलवाने का भी आज़म किया। फैक्ट्रियां रोजगार बंद ना करने का ऐलान और आवाम से मास्क पहनने की अपील की है। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग पर बात करेंगे। घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर अवाम को गैस की फराहमी में नाकामी के बाद मीडिया की तनकीद पर तप गए। पाकिस्तान के पास LNG स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं है, नदीम बाबर ने इंकिशाफ किया। रियासत के टीवी पर हुकूमती कारकर्दगी की खबरें चलेंगी, ऑपोजिशन को टाइम नहीं दिया जाएगा। नए तैनात होने वाले चेयरमैन PTV नईम बुखारी ने ऑपोजिशन को झंडी करवा दी। इमरान खान के PTV को BBC बनाने के दावे का क्या हुआ, प्रोग्राम में बात करेंगे। लास्टली विफाकी काबीना में नदीम अफजल चंद और मुराद सईद के दरमियान टोल प्लाजा मामले पर तलखी का मामला कल जेर बहस आया था। मुराद सईद ने इस सूरत हाल पर वजाहत भी दी है। उन्होंने इस हवाले से क्या बातचीत की है आपको प्रोग्राम में बताएंगे। क्लासर साहब, आज वजीर खान साहब ने लाहौर का दौरा किया है और वो वहां पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की है काफ लीग के कुछ रहनुमाओं से। क्या डिटेल्स है उसकी, क्या हुआ वहां पे? क्या अब हम ये तस्वुर करें कि जो उनके दरमियान तलखियां थी वो मिटने वाली हैं? ये जो मेरा ख्याल है ये बड़े अरसे से इनका कैंप जो है ये हो गया, चौधरी शुजात साहब हो गए, चौधरी परवेज अली साहब से, तो ये कंप्लेंट्स आ रही थी जो किसी हद तक जेन्युइन भी थी कि ठीक है खान साहब जो हैं जब माजी में तनकीद करते थे फेयर इनफ, अपनी जगह पे तनकीद थी। जब आप उनके पार्टनर हैं, आपके साथ वो अलाइज हैं, तो आप लाहौर में जाते हैं ना, आप उनसे मिलते हैं, चौधरी शुजात साहब से मिलते हैं ना, चौधरी परवेज अली साहब से मिलते हैं ना, उनके साथ मुशावरत में रखते हैं। वोट आपने लिए हुए हैं, एक हुकूमत आपने मिक्स बनाई हुई है, लेकिन आप उस पर विजिट नहीं करते। ये उन पर तनकीद आ रही थी खासी, और मैं कहता हूँ बड़ी हद तक जायज़ भी तनकीद थी कि आप वहाँ जाते हैं तो आपको उनसे मिलना भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा उनके लिए एक मौका मिला है उनको कि उनके चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, तो सारे लोग जो हैं जो भी उन पर तनकीद कीजिए, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं कंपैरेटिवली मीडिया में या सियासत में उनका एक मकाम भी है, लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। और इमरान खान साहब ने ये बात की थी ओपनली, आपको याद होगा, उन्होंने कहा मेरे उनसे चौधरी शुजात साहब से अलहदा मेरे उनसे रिलेशनशिप है। चौधरी परवेज अली साहब या बाकियों से हट के तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा वो भी किया था कि मेरे उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। सो इमरान खान साहब जो आज उनकी सेहत पूछने के लिए गए। मेरा ख्याल है हमारे साथ टेलीफोन पे जो चौधरी शुजात साहब के साहबजादे शाफे हुसैन जो है वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। शाफे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब क्या हाल है जी? और पहले तो बताइएगा कि उनकी तबीयत कैसी है चौधरी शुजात हुसैन साहब की? अब जी शुक्र है अल्लाह का, घर हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, तो पहले से तो काफी बेहतर है और मजीद रिकवरी की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं। अरे मेरे और आमिर साहब की तरफ से जरूर उनको चौधरी साहब को पूछिएगा, हमारी गुड विशेष उनको पहुंचाइएगा। तो दूसरे ये पूछना था, आज इमरान खान साहब जो है वो तशरीफ लाए हैं और मेरा ख्याल है आपसे ही राब्ते में रहे हैं, आपने सारा कोऑर्डिनेट किया शायद नहीं मैंने तो कोऑर्डिनेट नहीं किया। अच्छा, आज जो उनकी आमद जो हुई है, मुलाकात हुई है, ये सिर्फ हाल अहवाल पूछने के लिए थी या थोड़ा सा जैसे मैंने कहा माजी में कोई थोड़ी सी ये पार्टीज में सेगमेंट में कोई थोड़ी सी तलखी भी चल रही थी, तो आज कोई बर्फ कोई वहाँ पे पिघली है, कोई बातचीत हुई है? आपके जो गिले शिकवे थे उनके परवेज अली साहब के खसूसी के या आपकी ये पार्टी के ये आते हैं लाहौर मिलने नहीं आते, वो कुछ यहाँ पे दूरियां खत्म हुई है कुछ? बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर साहब का मुलाकात करने का था कि चौधरी शुजात साहब की हेल्थ के बारे में पूछा जाए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो आज की मीटिंग के बाद जो है वो दूर हो गई हैं, और इंशाल्लाह जो है वो PTI का अलायंस जो है वो हमारे साथ आगे चलेगा। और मैं समझता हूँ कि मुल्क को कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि PTI के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो अलायंस है वो मजीद आगे चले और बेहतर टीम वर्क से चले। चाहे कोई भी अदारा हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कोई गवर्नमेंट का अदारा हो, एक अच्छी टीम का होना बड़ा जरूरी है।
अरे शाफी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि लोग वहाँ पे कहते भी रहे हैं उस पर ओपनली टीवी चैनल्स पे, अब ये कोई छुपा हुआ राज नहीं है, जो 2-4 बड़े इश्यूज थे मेन वजारतों के हवाले से थे, फेडरल हुकूमत मून सलई साहब को लेना था, ऐसे प्रोविंशियल हुकूमत में आप लोग चाह रहे थे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट की तो कोई बात नहीं, तो यही तो इश्यूज थे आपके, जो आपने कहा हमारी गलत फहमियां दूर होगी, तो बाकी क्या गलत फहमियां को बेहतर करना चाहते हैं, इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं, मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं हुई, बस जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। वो जब रऊफ साहब ये कह रहे थे कि आपने कोऑर्डिनेटर, उससे मुराद ये थी कि जब चौधरी साहब बीमार थे तो प्राइम मिनिस्टर ने आपको फ़ोन किया था और उनका हाल चाल भी पूछा था, और उसके बाद ये कहा था कि जब मैं लाहौर आऊँगा तो उनसे मुलाकात करूँगा। तो उस हवाले से कि आपका कह रहे थे कि आपसे राब्ता प्राइम मिनिस्टर ने पहले आपसे किया था। उस टाइम जब वो हॉस्पिटल में थे तब मेरे से डायरेक्ट जो है वो राब्ता किया था, और शुजात साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने पूछा था काफी ज्यादा। और आप ये कह रहे हैं कि कोई तफसीलन कोई जो डिफरेंसेस हैं उसकी निटी ग्रिटी की बात जो हुई है कि वजारतों के मसाइल, कोऑर्डिनेशन के मसाइल जो नहीं, जो भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई है। और जब चौधरी शुजात साहब जब हॉस्पिटल में थे तब प्राइम मिनिस्टर साहब की जब कॉल आई थी मुझे, तो मेनली जो है शुजात साहब की हेल्थ के ऊपर ही बात हुई थी कि उनकी तबीयत कैसी है और कैसी रिकवरी जा रही है। तो शाफिक, क्या वो तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग का बताएंगे, लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आपने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी वगैरह थी, तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग के दरमियान या सबसे बड़ा छोटी मोटी तो हर एक के साथ पार्टीज में तो होती हैं, मगर वो तो मुलाकात 1-to-1 बैठ के ही चीजें जो है वो दूर होती हैं। तो वो अच्छा हो गया, आइस ब्रेक होगी आज, तो काफी देर से ड्यू थी मुलाकात, तो इंशाल्लाह आगे जो है बेहतर तरीके से अब चलेंगे। ये आपकी जो सबसे बड़ी शिकायत थी मेरा ख्याल है चौधरी परवेज अली साहब की, चीमा साहब भी कहते थे कि आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आते हैं लाहौर में बैठते हैं 2-3 साल से, लेकिन आपको विजिट नहीं करते, आप लोगों से मिलते नहीं है। तो आप समझते हैं जो बड़ी आपकी कंसर्न थी या आपकी शिकायत थी, गिला था, वो रिजॉल्व हो तो गया? प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज आके रिजॉल्व कर दिया वो। हाँ जी, माशाल्लाह काफी अच्छी रही मुलाकात, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई, तो इंशाल्लाह आगे बेहतर तरीके से जो है वो चला जाएगा। शाफी, में बार बार जो आपसे बात हो रही है कि लोग पूछना चाहेंगे कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैंने 2-3 आपको बताई, चले मैं बता देता हूँ जो यहाँ परसेप्शन है, जब जो आपकी पार्टी के लोग ये कहते रहते। सबसे बड़ी ये थी, जैसे मैंने कहा कि मून सलई साहब को वजारत देनी थी, वो नहीं मिली। पंजाब में सबसे बड़ा इतराज था, जहाँ पे हमारे एमएनए एमपी हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डीपीओज या आपके वहाँ पे ये मसाइल जो आप मसाइल बता रहे हैं ना अभी, ये मसाइल तो काफी महीने पहले हल हो गए हुए थे। नहीं, तो फिर अभी तक वजारतें तो नहीं मिली, मून सलई साहब भी नहीं बने वजीर, में भी हमने देखा है कि जहां से ये ट्रांसफर किया गया था, गुजरात से स्पेशली डीपीओ और डीसीओ को चेंज किया गया। आज की मीटिंग में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है। तो फिर कौन सी गलत फहमियां थी जो आपका ख्याल है दूर हुई है? थोड़ी बहुत जो लोग फैलाते हैं आगे पीछे दुनिया पैदा करने की, मतलब हम जो मीडिया के लोग फैलाते हैं, ये हमारे पे इल्जाम मीडिया के आ नहीं, सियासी लोग फैलाते हैं। अच्छा, सियासी उस पे ये मीडिया के नहीं, सियासी लोग। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाफे बात करने का। मगर वो पहली बात तो ये कि मीटिंग की सब मेरा खमीयत इसलिए है कि ये जो बहुत ज़्यादा एक किस्म का ओवर कॉन्फिडेंस पीटीआई में आ गया था, द वेरी फैक्ट कि उनको जाना पड़ा और बात करनी पड़ी, तो नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा लिमिटेशंस ऑफ पावर आती है ना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेशन नहीं, टेम्पटेशंस ऑफ पावर। टेम्पटेशन तो पावर तो टेम्पटेशन तो वो है ही है, पर इनकी लिमिटेशन भी नज़र आ जाती है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस हो के अकेले ही वो जो किए जा रहे थे, किसी के एलाइज की परवाह ना करना। बहरहाल ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, और कोलिशन इनकी बड़ी थोड़ी सी ठीक है, वो एक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से ही चल रहा है, वरना नंबर्स गेम में बड़ा ट्रिकी हो गया था, ख़ासतौर पे अख्तर मेंगल साहब के साइड पे होने के बाद। तो ये भी अगर हट जाएं, जो कि ये जाएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, जब तक कोई बहुत ज़्यादा कहीं से बड़े फैसले नहीं हो जाते, मगर एक मनाना इनके लिए ज़रूरी था मेरा ख्याल है। अमित साहब जी आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? सभी चौधरी शाफी साहब ने बात की है, वही कह रहे हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मीडिया में थी वो तो 1 महीना पहले रिजॉल्व होगी। मीडिया को तो खैर उन्होंने वेरी काइंड ऑफ शाफ है कि उन्होंने मीडिया को नहीं डाला, क्योंकि चौधरी साहबान इस हवाले से बड़े मशहूर हैं कि मीडिया के साथ बड़ी अच्छी बना के रखते हैं। उसमें अगरचे ये शिकायत जरूर उन परवेज अली साहब से की जाती है कि अपोजिशन में बड़े वो फ्रेंडली होते हैं मीडिया के साथ। कि थोड़े से ना शाफी साहब डरे हुए थे कि मैं कुछ यहाँ कहूँ तो अंकल परवेज जो है ना बुरा ना बना जाए, क्योंकि ये चौधरी ज़हूरुल्लाह
के बाद ये ख़ानदान की सियासत ऐसे ही चलती रही कि चौधरी शुजात जो हैं वो एक एल्डरली रोल में रहे, जिसकी वजह से उन्होंने हर दौर में कुर्बानी दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल पावर के अंदर जो है वो परवेज़ इलाही साहब भी आगे ज़्यादा रहे। तो उसकी कॉस्ट ये है कि ये बच्चे जो है ना, ये थोड़े चौधरी शुजात साहब ने खुद अपनी ज़ाती कुर्बानी दी हुई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुनिस की वजारत के लिए बात हो रही है, चौधरी शुजात के अपने बेटे सालिक भी MN है, उनकी बात वो खुल के नहीं करते हैं। तो शाफे भी मुझे लगा थोड़े से डरे हुए थे कि मैं यहाँ कुछ ऐसा ना कह दूँ जिससे कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना नाराज़ हो जाएं कि तुमने ये क्यों कह दिया, क्योंकि इनको आगे आने का इतना मौका नहीं मिलता। ये बात आपने सही की। दूसरे चौधरी परवेज़ अली साहब जो है ना, जब इक़्तिदार में आ जाए ना, जब अपोजिशन में, हमने तो दोनों रूप देखे हुए हैं चौधरी साहब के, परवेज़ अली साहब के। इस हवाले से चौधरी शुजात साहब का कहना पड़ेगा कि वो वज़ीर आज़म के तौर पर वैसे ही कूल, वो बल्कि इनकसारी वाले मिलने वाले थे। चौधरी परवेज़ अली साहब जो है ना, वो ज़रा जो ही उनको इक़्तिदार मिले तो थोड़ा सा गर्दन में उनके सरिया ज़रूर आता है, हमें कहने दें। और जो वो कुछ वो कर सकते होते हैं, लोगों के साथ करते भी होते हैं, इसमें वो कि वो रखते भी नहीं होते। अपोजिशन के दिनों में वो सारे मीडिया से भी दोस्तियाँ होती हैं, सियासतदानों से भी तल्लुकात होते हैं, आप उनके भाई भी बन जाते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ अली के पास ये पावर आ जाए, आप भी अभी इनके पास आधी पावर है, पूरी पावर आ जाए फिर देखें कैसे भिड़का दें, आपको भिड़कने की तरह वहां पे कर दें। खैर, अब जो इनके उसमें गए हैं इमरान खान साहब, जो ये सारे ईगो के मसाइल ज्यादा थे अगर मुझसे पूछे, ठीक है, जो उसमें मुनिस अली साहब का या वजारतों के मसाइल अपनी जगह पे थे। अब सवाल यह है कि वो भी तो बरखुरदार है ना, उनके बेटे हैं ना, ये जो उनका ना सालिक है, मेरा ख्याल सालिक छोटे जो हैं भाई, वो MNA हैं। मुनिस अली पे केसेस हैं और बड़े खौफनाक किस्म के केसेस हैं जो आपने दबे हुए हैं, किसी ना किसी वजह एस्टैब्लिशमेंट ने दबाए हुए हैं, नायब ने दबाए हुए हैं। ये चेयरमैन नायब साहब जो कहते हैं कि मैंने हाथ डाले तो कोई ना कोई आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, तो इन पे तो केसेस हैं मुनिस अली साहब पे। अब इमरान खान साहब कैसे करें, वो तो उनके लिए मुश्किल है कि आपका बार्कले बैंक का, मैं कहते रहे तो इनका 18-20 लाख पाउंड लाने थे, नायब लाया है, नहीं लाएगा नायब। अब चेयरमैन से पूछना किसी दिन, मीडिया नहीं पूछेंगे उनसे सवालात। भाई अगर आपको कोई मसला हो रहा है, जिद तो आप लोगों ने भी डाली हुई है ना। अब चौधरी परवेज़ अली साहब ने भी जिद डाली हुई है ना भाई। अगर आपका वो है ना भांजा या उनका भतीजा भी है, मिक्स्ड इनके आपस में भांजा भी है भाई, आपका सालिक भी तो उतनी आपको अजीज होना चाहिए जितना मुनिस अली साहब हैं, तो सालिक को मौका क्यों नहीं देते। और मेरी इतराज ये है कि इमरान खान साहब ने इनको ऑफर की है, वहाँ के भाई साहब ये मुनिस पे जरा, इन पे बहुत सारे केसेस हैं, इनका अच्छा खासा पास्ट है, उस पर शेडो, इस पे चीजें, आप उन पे स्ट्रेस मत करें, आप मेरे लिए प्रॉब्लम मत करें, क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान साहब तो यहाँ तकरीबन फरमा चुके हैं कि पंजाब के सबसे बड़ा डाकू। अब उसके बाद भी आपको उनके घर जाना पड़े, इक़्तिदार के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, ख्वाहिशात के लिए ना इंसान को जाना पड़ता है। इमरान खान साहब जैसा एक, क्या कहना चाहिए, जो कहते थे बात नहीं करूंगा, पता नहीं क्या क्या वो गुफ्तगू करते, इक़्तिदार बचाने के लिए पहुंच गए चौधरी का घर। अगर इमरान खान साहब की मजबूरियां हैं कि उनके पीछे उनके लिए मसला है, तो आप उसको चौधरी सालिक हुसैन को रास्ता दे दें, उनको वजीर बनने दें। उन्होंने 2-2.5 साल परवेज़ अली साहब ने, सर दाद दें वैसे परवेज़ अली साहब को, वैसे एक घराना है, चौधरी इकट्ठे हैं, दाद दें, यहाँ 2 साल हो गए, 2.5 साल उन्होंने वजारत खाली रखवा ली है और 6 लोग वजीर बन जाए, पूरा पाकिस्तान वजीर बन जाए, लेकिन चौधरी सालिक हुसैन जो है ना, उनको वजीर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो मुतबादल क़यादत आ जाएगी और कहीं मुनिस अली साहब के चांसेस ना मारे जाएं, कल को ये वजीर आला पंजाब के वहां पे ना खड़े हो जाएं। क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन को मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पॉलिटिकल फोर्सेज में भी बहुत है, मीडिया में भी बड़ी है, उनको कुछ भी कहें रख रखो, उनका चौधरी शुजात हुसैन साहब का परवेज़ अली साहब से 1000 गुना बेहतर है। सो ये चीज मेरे लिए ये डाइजेस्ट होने को तैयार नहीं है कि बेचारे चौधरी शुजात ने हमेशा कोशिश की कि क्या परवेज़ अली को सामने लाएं, उन्हीं के कहने पर चीजें करें। उनको वजीर आज़म आपको याद होगा बनवा रहे थे, डिप्टी वजीर आज़म जरदारी तक से बनवा दिया, और जवाबन अगर उनके बेटे की बारी आई उसकी चौधरी साले की, अच्छा बच्चा, मैं एक बारी मुलाकात हुई थी, अगर वेरी डिसेंट और बड़ा समझदार बच्चा लगा है मुझे, जो है मैंने बान किया। कोई एक होते ना फूफा ये वो, हम चौधरी हैं, जट हैं, तो हम ये नो, मुझे अच्छा लड़का लगा, तो बनने दे भाई साहब, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका अपने खानदान का भी है, ये लड़ाई खत्म करें। मतलब ये जो यहाँ चल रही है चौधरियों की और इमरान खान साहब की, उस लड़ाई को खत्म करें, चौधरी सालिक हुसैन को बनने दें, लेकिन नहीं बनने देंगे सर, ये तो फिर पता नहीं। इससे आगे जाते हैं, क्योंकि अभी जो ये तो आपस के लाइज के डिफरेंसेस कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल आगे एक हुकूमत की और अपोजिशन का एक चल रही है, मुल्तान का जलसा अब आ रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आ गया है कि कोरोना की सेकंड वेव जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, और गवर्नमेंट ने और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी सख्ती में वो कहा है कि जी हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गोया कि हालांकि आप खुद पहले वो जलसे वलसे करते रहे हैं,
पर अब ये एक बिल्कुल वो उसमें आ गया है। अपोजिशन में भी जो है मुझे थोड़ी सी दरारें नज़र आ रही हैं। पेशावर में काफ़ी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई क्योंकि अंदर के इनके जो है तजादात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है JUI वालों ने जो PTM थी जो है उसको जो है वो उनके लोगों को नहीं आने दिया और वहाँ इवन इस तरह की तस्वीरें भी नज़र आई कि तालिबान के झंडे वो लेके आए हुए थे। तो वो एक ANP वर्सेस जो है फिर PTM की भी एक टेंशन नज़र आई। बात हम डिस्कस करेंगे आज जो वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम हैं नदीम बाबर साहब, वो मीडिया पर काफ़ी जो मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा था आवाम को गैस की फराहमी के हवाले से, उस पर काफ़ी तपे हुए भी नजर आए और एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है उन्होंने। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास LNG को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। इसकी अंदरूनी कहानी के आपसे शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ हुकूमत ने इस मामले से हाथ खड़े कर दिए हैं। आमिर साहब, आप LNG के मामले को काफी टाइम से फॉलोअप भी कर रहे हैं। आपने बहुत पहले कह दिया था कि हमें प्री मेजर्स ले लेने चाहिए। आज नदीम बाबर साहब जो हैं वो आए, उन्होंने बात भी की। प्री मेजर्स तो दूर के बाद वो तो मीडिया पर उल्टा गुस्सा हो गए। हम जो है काज साहब भी इसको बड़ा फॉलो करते रहे हैं। हम इसको बड़ा 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं और अच्छी बात है कि अब सारे मीडिया की, बाकी मीडिया की भी तवज्जो हुई है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इकोनॉमिक इश्यूज, एग्रीकल्चर और ये एनर्जी पे अब ये मीडिया बातें करने लग पड़ा है। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, हमारी ख्वाहिश ही रही कि फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में कभी आएँ और हमारे सामने बात करें। हमारे सामने वो नहीं आते हैं। और उन्होंने शाहजेब खानजादा का नाम लिया कि उनके ऊपर पहले इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली अटैक किया। तो जो शाहजेब के मुतालिक बातें की हैं उसका तो शाहजेब साहब जवाब देंगे। हमारा उन्होंने नाम वाम नहीं लिया, मगर हमारे फैक्ट्स को भी चैलेंज नहीं किया। मगर हम उनके कुछ फैक्ट्स को ज़रूर चैलेंज करना चाहेंगे कि उन्होंने फैक्ट्स को ट्विस्ट किया हुआ था। पहली बात तो ये है कि मुझे नदीम बाबर साहब का, हमें नदीम बाबर साहब से शुरू से ये एतराज़ रहा कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो उमर साहब को खुद आना चाहिए था, उमर अयूब साहब को, क्योंकि इनसे जब पूछा जाता है ये कहते हैं कि जनाब मैं तो वहाँ एडवाइजरी रोल पे हूँ, मेरा तो कोई एग्जेक्टिव वो है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो कल को जो केसेस बनने हैं, जो कि मेरा यकीन है कि बनेंगे, कि जिस तरह के वहाँ पे मामला चल रहे हैं वो उमर अयूब पे बनेंगे या असद हयाउद्दीन जो सेक्रेटरी हैं उन पे बनेंगे और ये बड़े आराम से निकल जाएंगे कि जनाब मेरा तो एडवाइजरी रोल था। तो जिसका रोल है उसको आके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज साहब को साथ में बैठाना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है कि ये सेस के मामले में भी इस तरह के झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे। ये जो गैस का सेस था जिसको हमने टेकअप किया, और आज भी उनके 3-4 जो है ना, मैं क्विकली जल्दी बताता हूँ, उसको फॉलोअप करते रहेंगे। पहला उनका कहना कि जनाब ये जो उन्होंने कौन में एक सुकम था कि पेट्रोलियम को जो है ना, उन्होंने जो गैस को LNG को पेट्रोलियम के साथ जोड़ दिया था। तो भाई साहब ये 2 साल से आपके पास 2.5 साल अब होने को जा रहे हैं, आपने उसका नया कानून क्यों नहीं बना लिया, ठीक क्यों नहीं कर लिया? सो ये उनको पिछले उस पर न डालें। दूसरा वो जो क्रेडिट ले रहे थे कि जी हमने देखे फर्नेस ऑयल की 23% से 4% पे ले आए, ये आपका क्रेडिट नहीं है, ये पिछली गवर्नमेंट का जो है क्रेडिट है कि जब सेकंड टर्मिनल बनाया तो उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली फर्नेस ऑयल का यूजेस कम हो गया। आपकी नालायकियों की वजह से टर्मिनल मौजूद हैं और टर्मिनल पूरे इस्तेमाल नहीं होते हैं। इनका ये कह देना कि जनाब वो गैस ऐसे ही मंगवा ले और हवा में उड़ती जाए, ये बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है। हमारी गैस पूरी भी अगर मंगवाएं, LNG जो है 100% कैपेसिटी पे भी दोनों टर्मिनल चलाएं, फिर भी LNG कम है। और LNG सस्ती हो, जो कि पहले बहुत ज़्यादा सस्ती थी, अब बाय द वे महंगी हो गई है, तो वो अनलिमिटेड हमें तो चाहिए। तो ये ऐसे मुल्क में जिसके अंदर गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग होती है, अभी भी हो रही है, बिल्कुल, और जो है सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो समझ नहीं आता कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई की ये जो बात करते हैं कि ये डिमांड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर खुद 2-3 महीने पहले जब कह चुके हैं कि जनाब गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो आपको कोई डिमांड का शक था कि डिमांड की ज़रूरत नहीं होगी, और आप जुलाई अगस्त में अगर कर देते तो ये जो 35 अरब का नुकसान बहरहाल हुआ है ये बिल्कुल। और पिछले साल आपने ली
पिछले साल के हम ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, शाहजेब नहीं दिखाए, हम दिखा देते हैं ये वाले, कि ये दिखा रहे हैं कि पिछले साल ही आपकी PLL जो कंपनी है गवर्नमेंट की, उसने जुलाई अगस्त में किया, सस्ता मिल गया, जबकि यहाँ पे इस साल $4 की थी, आपने दिसंबर में जाके बिल्कुल सर के ऊपर जब आ गया तो $7 की जा चुकी हुई थी रेट, उस वक्त लिया। दूसरा, हम ये बार बार कहते हैं कि वो एवरेज आज दे रहे थे कि जी देखिए ना, हमने स्पॉट की बाइंग जो है वो 10% ऑफ ब्रेंट की और 11% अभी भी हुई, जबकि कतर की डील 13% ऑफ द ब्रेंट है। इस वक्त जो है अब तो कतर की डील बेहतर लगती है क्योंकि 15% ऑफ ब्रेंट पे आ गया रेट। जब 2% पे था, हम ये कह रहे हैं कि वो जो फ्यूचर्स में आप बाय करते हैं कि आप 10 साल के लिए खरीद लेते हैं, क्योंकि $2 से सस्ती तो हो नहीं सकती थी, तो अगर $2 की लेते हैं तो ये 10% की भी जो एवरेज थी वो ये नीचे आ जानी थी, 7-8 पे आ जानी थी। सो वो एक उसका भी जो है कम से कम $500 बिलियन का इन्होंने नुकसान किया। तो ये मैकेनिज्म जो ना बनाना, डिमांड एंड सप्लाई का बात है, गवर्नमेंट बायर है और गवर्नमेंट सेलर है, तो ये जो मैकेनिज्म जान के हमारा ये शक रहता है कि ये खराब किया जाता रहा। नून लीग की गवर्नमेंट में भी 1-2 साल ये हुआ कि ब्यूरोक्रेट जान के डिमांड टाइम पे नहीं देते और फिर वो कहते हैं कि जनाब वो डिमांड नहीं आई है और इसलिए ऑर्डर नहीं टाइम पे किया जाता, लेट मंगवाया जाता है। इस दौरान में फर्नेस ऑयल महंगा फूंका जाता है और फिर महंगी एंड सर पे जाके इमरजेंसी के अंदर जब बाइंग करते हैं आप स्पॉट पे तो महंगी पड़ती है, आपको वो लेनी पड़ती है। इस मुल्क में शॉर्टेज है। सो आप ये करेंगे गर्मियों के अंदर जो है बिल्कुल आप 2-1 महीने लीन होते हैं आपके, उसमें आप कोई पॉलिसी बनाएं कि फर्टिलाइजर को गर्मियों में यूज करवाएं कि जनाब आपको सर्दियों में हम गैस नहीं देंगे, आप मैक्सिमम गर्मियों के अंदर जो है जो एक्स्ट्रा आपकी वो है पॉलिसी बनाने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है और सिस्टम को रीवैम्प करने की जरूरत है। तो ये हमें ना करें। लास्टली मैं कह दूं कि हमने यहाँ पे स्टोरी की थी कि जनाब ये PSO और ये गवर्नमेंट ने, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको अरबा रुपयों की ज्यादा पेमेंट कर दी थी उस, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री ने कहा इनकी अपनी कि ये गलत तरीके से दे रहे हैं। अभी जो है इन्होंने कहा जी कसूरवार जो है ना वो PLL के जो MD हैं वो हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो हूँ, ये लॉ वालों ये जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना था वो भी हैं, वो रुक गया है क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि वो असद अयाउद्दीन जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है उनके रिश्तेदार हैं, तो ये रिश्तेदारियां हो रही हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये सत्यानाश इसका चलता है। क्या साहब 2 पॉइंट, एक कह रहे हैं कि महंगी LNG खरीद कर उसको सस्ती नहीं बेच सकते, सेकेंडली अगर ले लें तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। मेरा ये इस पे आमिर साहब का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि आमिर साहब कह रहे हैं वो उसमें कोई बहस नहीं है, वो फ्यूचर्स की बाई होती है ना कमोडिटीज की। आप कर लेते हैं कि हमें 10 साल तक जुलाई के दिसंबर के महीने में इतने ये कार्गोज चाहिए, अब पहले ऑर्डर कर देते हैं, वो पहले आएगी नहीं, वो हर साल उसी टाइम पे आएगी। $2 से सस्ती कहाँ हो सकती है। बल मुझे इस पे क्योंकि मेरी ज्यादा रिसर्च नहीं है, मैं इस पे करूंगा तो फिर ही आमिर साहब के साथ सही गढ़ाऊंगा कि क्या 10 साल के लिए आप पहले से इस तरह का 1-2 महीने ऑर्डर कर सकते हैं। की भी है ना? नहीं सर, कतर की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी रॉन्ग, वो ये है कि स्टेट टू स्टेट लेवल जब आप करते हैं ना सर किसी के साथ, आप कर सकते हैं कंपनीज के तो साथ, फिर आपको एक कंपनी के साथ एक रेट पे करनी है तो सारा रेट वही चलता होता है। और वो मेरा नहीं ख्याल, मेरी जो उसमें आता है कि आप उस पर ये नहीं कर सकते कि 10 साल के लिए $2 का क्योंकि रेट आज चल रहा है तो अगले 10 साल भी हम आपको दे दें, वो ये काम नहीं करते। मेरा ख्याल फ्लक्चुएशन जो है ना वहाँ प्राइवेट सेक्टर में चलती रहती है। बहरहाल आपकी ठीक होगी, मेरी इसमें ज्यादा नहीं है, सो मैं इस पे मैं उसमें नहीं जाता। मैं दूसरी चीज जो बड़ी उसमें अहम की है वो तनकीद तो थी, तो आमिर साहब ने बड़ी उसमें पूरी तफसील से बता दी है कि ये तो वो साहब हैं जो 400 अरब रुपया जो है वो भी नाराज है मीडिया पे। या मीडिया पे नाराज की ये LNG की वजह से नहीं है, इन मसूफ के खुद उसके बेनिफिशियरी थे, इसके जो GIDC का डाका मार रहे थे ना सारे बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन या फर्टिलाइजर कंपनियां, LNG सारी CNG हाउसेज, पावर प्लांट, ये उसमें शामिल हैं। उस डाके में ये सारे शामिल हैं। ये पूरे का पूरा जो मैं नाम ले रहा हूँ ना 5-6, ये सारे इनके तो अपने पावर प्लांट्स हैं। अब वजीर आज़म पाकिस्तान को एडवाइस ये कर रहे थे GIDC पे कितना माफ कर दिया जाए, ये मतलब बाप का पैसा है। जब नवाज शरीफ साहब, मुझे याद है, आपको याद आ जाएगी, इमरान खान साहब एक वहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, ये सारे बैठे हुए थे, एक उस मुलाकात हो रही थी लास्ट ईयर, तो अचानक किसी सहाफ़ी का उन्होंने नाम लिया, कहते जी वो फलां सहाफ़ी जो है ना वो कहते मैं नवाज शरीफ साहब को माफ़ कर दूँ, माफ़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जनाब ये उसके सहाफ़ी को कहा उनके बाप का पैसा है, ये उनके बाप का पैसा है। नहीं, उन्होंने कहा मेरे बाप का पैसा है, या उन्होंने कहा कि मैं इनको माफ़ कर दूँ, ये कौम का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, उनके बाप का पैसा माफ़ कर देना चाहिए। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ खान साहब को कि भाई साहब अब सहाफ़ी पे चढ़ दौड़े थे आपके, जी उसे बाप का पैसा है माफ़ कर दे नवाज शरीफ साहब को, पनामा में जो पैसा सामने, तो ये
हाँ तो ये बताया जाए GATC का पैसा किसका था? ये सारा आवाम से आपने इकट्ठा किया हुआ था, हमारी जेबों से किया हुआ था, और ये आवाम को समझने की जरूरत है, आपसे ले चुके हैं ये लेने नहीं है कि माफ कर दिए गए हैं कि अच्छा जी चलो भी क्या आप उसको फ्यूचर में नहीं लेंगे। ये 4-5 अरब रुपया ले चुके हैं ये बिजनेसमैन, ये बड़े बड़े बिग गुरु जो हैं, मगरमच्छ जो हैं, ये इकट्ठे करके रख के बैठे, अरबों रुपए खर्च भी कर चुके हैं और कोई इनको इन्होंने सूद नहीं लिया इन्होंने। ये जो है नदीम साहब, इनका क्या नाम साहब, ये बाबर साहब जो है, नदीम बाबर, इमरान साहब को इन्होंने ये कहानी डाल दी और उसमें असद उमर साहब भी शामिल थे। अब असद उमर साहब सामने नहीं आते, ये सारी वारदात ये आके है ना, इसकी GATC का सारा ये जो खांचा है ना, ये असद उमर साहब खोल के गए थे। अब वो बड़े अच्छे बन के पतली गली से फिर रहे हैं, किसी को पता नहीं है ये उनकी प्रपोजल उनकी अप्रूव की हुई है कि माफ कर दें पैसे, बाप का पैसा है ना, माफ कर दें सबको, हो गया। अब जब ये केस है सामने, हारे हैं वहां से ये सारे पूरे बिजनेसमैन सुप्रीम कोर्ट से और ये जीती है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने क्या कहानी डाली, उन्होंने बेहतर होता हम हार जाते क्योंकि मुझे देने पड़ जाएंगे, बेहतर होता हम हार जाते। मुझे आते हैं कि लोग कहते हैं इमरान खान साहब की नीयत पे शक ना करें, तो फिर क्या करें, मुझे समझाया जाए। इतने भोला अगर आप उस वक्त भी कह दिया कि जी ये मीडिया गैंग अप कर गया, आज भी उन्होंने नोसलेस यही कहा कि मीडिया ये गैंग अप कर गया है। इनकी चोरें पकड़ रहे हैं जिस तरह के ये फिगर्स दे रहे थे झूठे ट्विस्ट करके, यही प्राइम मिनिस्टर को देते होंगे, प्राइम मिनिस्टर मान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इतने भोले, इस मुल्क का वजीर आज़म इतना भोला है कि बिलियंस ऑफ रुपीस की बात हो रही है, अंधे को नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस साहबान फैसला दे रहे हैं, मीडिया सारा रोला डाल के बैठा, लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, मीडिया भी गलत है, लोग भी गलत है। नदीम बाबर साहब मेरे चहीते जो है ना, ये मेरे ठीक हैं। अब उनके पास क्या गिदड़ सीखी है जो उन्होंने खान साहब को सुंघाई हुई है कि उसके अलावा किसी की बात नहीं सुनते। अब जब मुल्क का वजीर आजम ये कहता हो कि बेहतर होता हम सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते हैं, इंटरव्यू में कहा, मेरा ख्याल शरीफ साहब के इंटरव्यू में कहा, खुद कहा है कि हम हार जाते, तो उसके बाद क्या बहस करें। एक तो ये चीज, सो नदीम बाबर साहब के इंटरेस्ट हैं, इन्होंने पैसे देने हैं, पैसे देने, लिहाजा इनका मीडिया पे गुस्सा ठीक बनता है क्योंकि 2 बिलियन के ये खुद डिफॉल्टर हैं गैस कंपनीज के, ये देने पड़ेंगे इनको खुद जाती जेब और फिर भी लोग हमें कहते हैं नहीं, इमरान खान साहब की नियत पे शक नहीं करते जनाब अली। अगर आप जैसे ये एडवाइजर हैं जो आपको कहते हैं जिन्होंने पैसे देने हैं, जो उसमें डायरेक्ट जिनका माल पानी का वो हिसाब किताब आके मीडिया पे चढ़ाई भी करते हैं, एक साइड तो ये हो गया, अब दूसरी साइड देखते हैं जो ज्यादा डेंजरस है। हमारे पास मेरा ख्याल इनका क्लिप है, अगर ये जरा क्लिप दिखे दैट्स वेरी, इनका तो अपनी जगह पे एक्ट ऑफ मिशन कमीशन, हम जरा पिछड़ों को भी दिखाते हैं कि वो इस मुल्क के साथ शायद खकान अब्बासी, इतना मुअज़्ज़ज़ नाम, इतने सादा, इतने अच्छे, हर जगह चैलेंज करते फिरते हैं, नैब यहाँ पे लाइव मेरी ट्रांसमिशन कर ले, मुझे कुछ ना कर ले, जितना बड़ा नुकसान वो दे के गए हैं ना, इसको ये भुगती रहेगी ये कौम अगले 15-20 सालों तक। जरा ये सुन लें, मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसकी। मैं अब ये कहानी सुन लें, पहले तो मैं इनको करेक्ट कर दूं, हजूर आप अली जैदी साहब जो है ना, ये आप देखिएगा PTI का बाबर गौरी साबित होंगे। ये जैसे बाबर गौरी साहब ने पोर्ट एंड शिपिंग में बड़े बड़े हाथ मारे, बड़ी बड़ी डीलें मारी, $150-200 मिलियन के केसेस बने नए में। अभी तक आराम से सुना, शिकागो में शाम को सुगार पीते हैं, काफियाँ पीते हैं, पार्टियां करते हैं, और किसी को जुर्रत नहीं है। बाबर गौरी साहब ये जो आई थे, लोअर मिडिल क्लास आई थी इस मुल्क को बदलने के लिए कि MQM आएगी, पढ़े लिखे आएंगे, और यह निचले तबके से, आपके उसके तबके से क़यादत आएगी, मुल्क को बदलेगी, और MQM ने डट के अपने आप को बदला जनाब। उसके बाद बाबर गौरी साहब जो भी था माल मसाया लेके वो आराम से शिकागो में बाहर से चाय पीते हैं, काफियाँ पीते हैं, पार्टियां करते हैं। ये अली जैदी साहब वही साबित होंगे। मेरी बात आज ये क्लिप रख कर इसको रख लें। ये PTI के ये बाबर गौरी हैं, ये इन्होंने 2 अभी यहाँ पे LNG के ये टर्मिनल जो हैं 2 इन्होंने अप्रूव करवाए हैं कैबिनेट से सर, 2 अप्रूव करवा के गए जिसमें नदीम बाबर साहब शामिल थे बैठ के, और उस पर सवाल भी उठा कि अली जैदी साहब आपका क्या ताल्लुक है इससे, आप तो किसी और चीज के वजीर हैं, पोर्ट एंड शिपिंग वगैरह देख रहे हैं, या दीगर आप उसकी वो जो देख रहे हैं, मैरिटाइम वगैरह देख रहे हैं, इनका सिर्फ पार्शियल रोल होना चाहिए। आपका तो इतना रोल है कि कोई वहां पे टर्मिनल लगना है, आप स्पेस देंगे। इन्होंने समरियां तैयार करवाई, इन्होंने जनाब उस पर आपको ओपिनियन नहीं, इस पे बल्कि मैं स्टोरी करूंगा, मुझे याद दिलवाने आपने, इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को इन्होंने पीछे करवाया। इमरान खान साहब ने पहली दफा जरूरत की डिफेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने पीछे करके उन्होंने अली जैदी साहब को ये 2 टर्मिनल देने हैं। ये सबसे बड़ा केस तो आप पे ये बनना है कि अली जैदी साहब की क्या इंटरेस्ट है कि ये टर्मिनल लगवाना चाहते थे जिनका ताल्लुक ही नहीं है, जिनका काम ही नहीं है। एक तो ये चीज, दूसरी जो इन्होंने बात की है, इस पे मुझे आपने अगले हफ्ते याद दिलाना है, अली जैदी वाला जो स्कैंडल जो है ना, कि इन्होंने कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री को, इन्होंने नेवी को, इन्होंने पूरी की पूरी उठा के इमरान खान साहब ने साइड पे रखा है। उन्होंने कहा मेरे लाडले अली जैदी साहब जिनको भी उन्होंने 6 करोड़ रुपए की उन्होंने बादशाह रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने रिलैक्स करके लग्जरी गाड़ी दी है, अली जैदी साहब की जिद जो है ना बच्चे की तरह पूरी की गई है। मुझे आपने अगले हफ्ते याद दिलाने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये स्टोरी देनी है। स्टोरी करेंगे यहाँ पे नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कल की जो वफाकी काबीना की
की जो मीटिंग हुई थी उसमें टोल प्लाजे के मामले पर मुराद सईद साहब और नदीम अफजल चंद में एक तलखी हुई थी। उस पर मुराद सईद साहब ने वजाहत दिया, वो क्या है ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास साहब, कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें आपने स्टोरी ब्रेक की थी कि नदीम अफजल चंद और मुराद से के दरमियान टोल प्लाजा के मामले पर तलखी हुई है, वजाहत आई है उनकी जानिब से, क्या है? मुझे उनका फोन आया था मुराद सईद साहब का। अच्छी चीज मुराद में ये है कि कभी कोई हम साफ स्टोरीज करते रहते हैं तो हमेशा कोई ऐसी चीज है तो जरूर वो फोन करके अपनी साइड एज अ स्टोरी जो है ना जरूर बताते हैं कि ये इशू इस तरह है और इस तरह। तो वेरी नाइस ऑफ हिम के, खासा उन्होंने आधा घंटा लगा के मुझे समझाया कि सारा मसला है क्या। तो मेरी नलायकी कि मुझे आधा घंटा लगा है समझने में। यूजुअली मैं जल्दी पिक करता हूँ, लेकिन वो मुराद ने मुझे एक उस लंबे उसने ये पूरी तफसील से समझा बटिया में रश क्यों हो रहा है। अब वो ये कहते हैं, एक तो उन्होंने इस बात में उन्होंने कि बिल्कुल कल कैबिनेट में नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उनके कैबिनेट से पहले ही हमारी इस पे बहस हुई है। तो मैंने उनको कहा कि ये उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब ने कहा, और चंद साहब की बात ठीक है, मेरे अपने अजीज आए हैं वहाँ से, वो भी ये कंप्लेंट कर रहे थे कि 40-40, 50-50 मिनट आपको पिंडी भटिया फैसलाबाद गोजरा मुल्तान साइड पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे टाइम लग रहा है। इट्स क्वाइट ए टाइम। 40-50 मिनट में तो लाहौर पहुंच जाते हैं, उसके बाद अगर आपको 40 मिनट उसमें लगना है, लोग तो उसमें पिटेंगे। तो नदीम अफजल चंद साहब ने उसको राइटली पॉइंट आउट किया कि जनाब लोग बड़ी शिकायतें कर रहे हैं, लोग बड़े तंग हो रहे हैं, तो इसका कुछ करें। तो खैर वो बात वो वहाँ तक भी पहुंची उनके आपस में। खैर उस वक्त भी थोड़ी सी डिबेट हुई नदीम की और इनकी मुराद की, तो वो बात कैबिनेट तक भी पहुंची। फिर उसके बाद फौरन बाद कैबिनेट का इजलास शुरू हो रहा था, तो उस पर वो कहते हैं कि इन्होंने आके ने दोबारा बात की मुराद ने कि मैंने वो जो बात हुई मैंने उस पर उठाना। तो इमरान खान साहब ने इनको कहा कि अभी रहने दें, आपकी बात हो तो गई है, वो सुनते हुए शायद आ रहे थे, आप अभी एक दूसरे बात करते हो रहे थे। तो मुराद की कॉलिंग के मैंने ये कहा कि आपको पूरी बात का पता नहीं है, इसका बैकग्राउंड का, सो आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने कहा, मैंने फिर पूरी तफसील से उसको बताया कि हमारी हाथापाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं हाथापाई लड़ाई वाली हमने भी बात नहीं की। तो वो कह रहे नहीं आपने नहीं की, कुछ और इस तरह इंप्रेशन दिया जा रहा था, पता नहीं कैबिनेट में वो मतलब लड़ाई चढ़ी। मैं कि वी अंडरस्टैंड कि हीटेड डिबेट होते, दैट्स अ गुड थिंग, ये जमहूरियत का एक उसमें समझा जाता है। कैबिनेट का मतलब भी ये होता है, और डिबेट करें। खैर वो कहते हैं इशू जरूर वहाँ पे टेकअप भी हुआ है, बहस भी हुई है। उनका बड़ा सिंपल सी बात जो मुझे समझ है, वो ये कहते हैं कि मैंने अपने लिए रिलीफ दिया था, रिलीफ मेरे गले पड़ गया है। वो रिलीफ क्या था? वो कहते हैं यहाँ से लाहौर और आपका इस्लामाबाद मोटरवे जो है ये 20 साल के लिए उसके पास है, या आपके FWO के पास है। इसलिए लोगों को तकलीफ नहीं होती, यहाँ से एंटर होते हैं, सीधे गए लाहौर में गए, एक ही आपका टोल प्लाजा, पैसे दिए निकल गए। कहते हैं ये जो दूसरे वाला बनाया गया था, एक तो डिजाइन इसका इस तरह का किया गया है कि यहाँ पे कि आपको डिजाइन में प्रॉब्लम, जो हमारे आने से पहले मोटरवे बने हुए हैं, नंबर 1। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पहले ये जो है या फैसलाबाद वाला या आपका पिंडी भटिया वाला है, हाँ तो ये भी इसी के पास था, FWO के पास था पिछले साल तक। आगे इसके 2 साल उन्होंने कहा मजीद मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था। 2 बूथ बने हुए थे पहले, हमने एक को खत्म कर दिया था कि जब एक ही पार्टी है तो एक ही वसूल करे। अब वो कहते हैं कि पिछले साल से बल्कि इस साल से अब जो बिडिंग हुई है किसी और पार्टी को मिल गया ये ठेका जो है। अच्छा, अब 2 आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो होगा आपका ये जो आप इसको यूज करें इस्लामाबाद से, अगर आप जा रहे मुल्तान जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, तो जब आप यहाँ से आके एग्जिट करने लगेंगे, जो उसका FWO का है उसको एग्जिट करने लगे तो उसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने यूज किया है। और उसके बाद आपने फर्दर जो मोटरवे यूज करना है गोजरा फैसलाबाद शोरकोट मुल्तान तक, उसके लिए किसी और पार्टी के पास वो ठेका है। तो मैंने उनसे कहा मैं कि जी फिर तो अक्ल का तकाजा यही बनता था कि आप उसको FWO को दे के रखते ताकि लोग तो तंग ना होते। वो कहते हैं इसमें लीगल प्रॉब्लम ये कि पेपरा रूल्स के तहत आपको इसकी बिडिंग करानी पड़ती है। दूसरी पार्टी जो है उन्होंने बिडिंग में ज्यादा पैसे दिए तो लिहाजा ठेका उनको मिल गया, लिहाजा हम इसको अब इस वक्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हालांकि FWO को जो दिया गया था वो पेपरा रूल के तहत किया गया था, वो बस दे दिया गया था। मेरा भी ये ख्याल था, मैंने भी ये कहा उसको मुराद को, मैं कि आप इनको लेके जाएं कैबिनेट में ले जाएं, कोई लास्ट चेंज करें। लोग अगर 40-50 मिनट के लिए तंग हो रहे हैं तो बाकी जहां पे पूरा मोटरवे FWO को आपने दिया हुआ है तो वो भी दे दें ताकि लोग अब यहाँ 40-50 उसके लिए ना खड़े हो। खैर उनका ये कहना था कि 2-3 साल पहले मैंने कोशिश की लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलकर 2 जो बूथ बने हुए थे हमने उसको टेम्परेरी तौर पर खत्म कर दिया था कि जब तक चले ये उसके FWO के पास ठेका है तो लोग तंग ना हो। कहते अब वो क्योंकि किसी और को ठेका मिल गया लिहाजा वो बूथ जो है वो बनाने हैं, अब उसका मेरे पास जो उनका कहना था कोई हाल मेरे पास मौजूद नहीं है। एक चीज, दूसरा उन्होंने जो हम इसको काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपके पास एक मेरा ख्याल ऐप होगा, जो लोग आके मोटरवे को यूज करते हैं वो यहाँ से जाते हुए अपने इसको टेलीफोन के जरिए वो टोल प्लाजा उसको पे कर सकते हैं, रादर दैन के लाइन में लगे चीजें लगे।
एक तो उन्होंने ये कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि आपने दिया हो तो आप निकले जाएं इधर उधर से साइड से, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम उसके बाद जो बूथ हैं वो बढ़ाने की कोशिश करें ताकि रश अगर ज्यादा लग रहा है तो वो भी ना हो। बहरहाल ये मुझे सोल्यूशन अभी भी टू बी फेयर इससे मसले मेरा ख्याल है हल नहीं होंगे। अच्छा, इनका कसूर इसलिए भी नहीं है, या इनको मेरा ख्याल फ्यूचर की उनको NHA को चाहिए था जो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन थी कि जब से मुल्तान रूट खुला है ना सर मोटरवे, अचानक ट्रैफिक बहुत बढ़ गई। वो बता रहे थे 300 गुना से ज्यादा ट्रैफिक बढ़ी है। इसको लिया जाना है आपने शोरकोट, जंग, फैसलाबाद, मुल्तान, कबीरवाला, ये पूरा लिंक कर रहे हैं आपको उसको कराची के साथ, ये पूरा कराची को आपको लिंक कर रहे हैं। तो अचानक ट्रैफिक का रुख जो है वो सारे का सारा अचानक इधर से किया है। वो पहले लाहौर के जरिए जाते थे ना वहां पे कराची वगैरह जाना है, अगर मुल्तान जाना है, अब सारे जो जाते हैं फैसलाबाद या मुल्तान रूट के जरिए जाना शुरू होगा मोटरवे। सो अचानक वो कहते हैं इतनी ट्रैफिक आ गई है जो हमारे लिए मैनेज करना इस मुश्किल हो रहा है। बहरहाल हिज अंडरस्टैंडिंग जी, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि इनको 2-3 साल जो मैं रिलीफ दे सकता था मैं दूं, लेकिन अब किसी और पार्टी ने ठेका ले लिया है। तो उसके बाद मैंने कहा ये तो मसला फिर रहेगा, ये तो फिर मसला ना हल होने वाला है। 2-3 बूथ बना भी देंगे तो मेरा नहीं ख्याल इसमें मसला हल होगा। एनीवे मेहरबानी, उन्होंने प्रोग्राम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एंड आमिर साहब, लास्ट 3 मिनट्स है हमारे पास। नए जो चेयरमैन PTV आए हैं वो ये कह रहे हैं, नईम बुखारी साहब वो ये कह रहे हैं कि PTV पे सिर्फ गवर्नमेंट को टाइम मिलेगा, ऑपोजिशन को नहीं मिलेगा। पहले क्लिप सुना दें, दिखा दें, बाकी इसका 3 मिनट में बाकी तबसरा कल ही आएगा, मगर क्लिप दिखा दें। क्लिप प्ले कीजिएगा। आज नईम बुखारी साहब ने क्या कहा है? हुकूमत और अपोजिशन को बराबर टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। PTV है, ये कोई दूसरी चैनल नहीं है। इट इज स्टेट टेलीविजन व्हिच रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट। PTI को आपको लाहौरी है आमिर साहब, आपको लाहौरी दावे भाई करती है। थी कि PTV को हम BBC बनाएंगे। मैं नहीं समझता, नहीं ये जो नईम बुखारी साहब हैं ये बहुत बड़े पाकिस्तान के वकील हैं, और अब तो क्योंकि पनामा का सिरा इनके सर उस पे इनके सर पे है, तो इसलिए तो ये और भी बड़े वकील हो गए हैं। और वो एक बड़ी मज़ाक़ खेज बात कर रहे थे कि ये रियासत का TV है, इसलिए सिर्फ ये गवर्नमेंट का वो दिखाएगा। तो रियासत का अगर इदारा है तो वो रियासत को दिखाएगा कि गवर्नमेंट को दिखाएगा। वो खुद ही उनके अल्फाज में खुद ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है। पता नहीं वो अभी ताज़ा उस पर आए हैं, उनको समझ नहीं आई कि उन्होंने ये कहा है। तो वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि नईम बुखारी इतनी बुरी चॉइस नहीं है। जो कार साहब को ये जो है ना, मेरा कल इस पे तबसरा कल करेंगे। मैंने तो राय बदल लिया, मेरा पहले मेरा भी ये ख्याल था, मेरा था, मगर इस पे ये है कि ये PTI का क्रेडिट है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट जो है पूरा दिखाते हैं, सारी अपोजिशन की भी जाती हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी हम तनकीद करते अच्छे लगते हैं कि हम चाहते हैं कि इन्होंने क्लेम किया था कि BBC बनाएंगे तो ये बनाएं उस पर, पर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और नून लीग वाले तो बिल्कुल ही नहीं है। इनके यहाँ तो PTI का फंक्शन दिखाना या इमरान खान को किसी सूरत में भी दिखाना टोटली बैंड था। इन्होंने टोटली वाकई सिर्फ गवर्नमेंट ही दिखाई, और गवर्नमेंट में भी सिर्फ नून लीग ही दिखाया जाता था। इन्होंने बिल्कुल किसी कभी नहीं है। इन्होंने भी क्लेम किया होता कि मीडिया आज़ाद करेंगे, PTV को ये करेंगे, पर इन्होंने किया, इनका नहीं बनता। तो मगर PTI से, इमरान खान से और फिर नईम बुखारी साहब से भी मेरी ये तो थी और है कि एज चेयरमैन उनके लिए कोई बड़ा अहदा नहीं है। उनको आपको पता है अटॉर्नी जनरल भी बनाना चाह रहे थे, वो पनामा के बाद कोई भी वजारत ले सकते थे। ये कोई प्रॉफिटेबिलिटी वाला नहीं है। चेयरमैन MD नहीं लिया उन्होंने, चेयरमैन लिया जो कि ओवरऑल एक हुआ हो। तो तौलक कासमी साहब ने इसको लुक्रेटिव, या अरशद खान साहब ने बना लिया हुआ था, ये ले नहीं है। इनका बहरहाल एक PTV का तजर्बा रहा है। ये बहरहाल सिर्फ वकील नहीं है, ये शोबिस का भी बहुत बड़ा इनका एक रोल रहा है। ये टॉक शोज भी करते रहे हुए हैं, और एक उनका TV की इनको समझ है। उम्मीद इनसे ये थी और है कि ये इसको ठीक करेंगे। सो ये जुमले की इनसे तो नहीं थी कि आते सारी पहला ही थाड़ा उन्होंने मारा कि सिर्फ गवर्नमेंट दिखाएंगे। ये मेरा ख्याल ही शुड बी अबव दीज पेटी पॉलिटिक्स। मैं इस पे बात का आज टाइम नहीं है, कल मैं बात करूंगा। आमिर साहब का एक अच्छा है कि जरा थोड़ा सा ये रखते हैं, किसी के बारे में अच्छा ज़ौक रखते हैं। अगर 72 साल की उम्र में भी अगर बंदे की ये सोच है ना, तो इनका ख्याल है कि इसके बाद अभी ये तवक्को किए बैठे हैं कि नईम बुखारी साहब जो है ना, इनकी बातें सुन के या किसी और की सुन के वो राय बदल लेंगे और PTV को ठीक कर देंगे। सर 72 साल की उम्र में कोई बंदा तब्दील नहीं होता। टाइम ये